हेलो एवरीवन। तो ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाके देख लो। मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट में लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। तो यहाँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डायग्राम में दिख रहा होगा टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं हमारे जो बिल्कुल टॉप लेवल पे होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, जनरल मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए कंपनी के, वो सारे। मिडल मैनेजमेंट में सारे मैनेजर्स आ जाते हैं कि सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर जो होते हैं वो आ जाते हैं। लोअर मैनेजमेंट पे हमारे सुपरवाइजर्स, अकाउंट ऑफिसर्स, ये सारे आ जाते हैं। अब हम इनको डीपली देखेंगे कि इनके काम क्या होते हैं आखिर हम एक मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। तो ये सबसे मतलब कि दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सबसे सीनियर्स होते हैं, सबसे टॉप लेवल पे होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। इसके एग्जांपल्स हैं कि सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन्स हो गए, सबसे टॉप लेवल पे होते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेज। ये मेन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं किसी भी इंटरप्राइज का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का। ये मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें मेन ये काम करना है कि हमें ये 10 लाख की हमें सेल करनी है 2 महीने में। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। सारे बड़े बड़े डिसीजंस भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। सेकंड पॉइंट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। वो प्लान बना देगा, पॉलिसी बना देगा। उसके जो भी प्लान और पॉलिसीज़ होंगे सब टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। उनका यही काम है मेन, कि डिसीजंस लेना। कि अगर मैंने एक गोल बना दिया कि मुझे 10 लाख सेल्स करनी है 2 महीने में, तो उसके रिलेटेड प्लान्स बनाऊंगी कि कैसे करेंगे भाई 10 लाख सेल्स। एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ें टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। थर्ड पॉइंट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। तो हमें टॉप मैनेजमेंट ही बताता है कि हमें सारे रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अब यहाँ फाइनेंस की बात आई है, तो जो पैसे बिजनेस में लगेंगे वो अरेंज भी टॉप मैनेजमेंट ही करता है, और वो कैसे अच्छे से हम यूटिलाइज़ करें वो भी वही हमें इन्फॉर्म करता है। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। तो कल को कोई भी प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए वही माना जाएगा, और अगर कल को कोई लॉस भी हो गया तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही तो ब्लेम करेंगे, क्योंकि सारे डिसीजंस वही ले रहा है। सारे डिसीजंस टॉप लेवल ले रहे हैं, मिडल और लोअर लेवल तो उसको परफॉर्म कर रहे हैं बस। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे प्लान, सारे पॉलिसीज़ सब टॉप लेवल बना रहा है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा, आंसरेबल भी वही होगा। तो द जॉब ऑफ टॉप मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनकी जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, हार्ड होती है, क्योंकि डिसीजंस हम अच्छे लेने होते हैं, ख़राब डिसीजंस नहीं ले सकते। मिडल लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल डिपार्टमेंट हेड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम सारे डिपार्टमेंटल्स हेड की बात करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सेल्स मैनेजर अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे हम अच्छे से वर्क को परफॉर्म कर सकें। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे वो आ जाते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनका काम क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। जो मिडल लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, वो एज अ लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। जो भी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मिडल को देता है, और मिडल लेवल जो होते हैं वो लोअर लेवल तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। कि टॉप लेवल ने प्लान बना दिया कि इतनी सेल करनी है 10 लाख, तो अब वो 10 लाख सेल करने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी, जो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होगी, वो सब मिडल लेवल बताएगा अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब लोअर लेवल को। थर्ड है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़।
फिर वो जो उसने सारी चीज़ें सुन ली, सारा प्लान सुन लिया टॉप लेवल से, अब वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, उनको डायरेक्ट करेगा, उनको बताएगा कि हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कमी हो गई, हमें 10,000 एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, हमारे पास 5,000 ही हैं, तो वो भी उसी का ही काम है। एचआर मैनेजर्स होते हैं, एचआर मैनेजर्स जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे लोगों को, जो भी हमें नीड होगी जितने भी एम्प्लॉयज़ की, वो फुलफ़िल भी वही करते हैं। फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ मेक प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज एक्सेट्रा। टॉप लेवल से प्लान सुन लिया, सब चीज़ें सुन ली, अब ये खुद के प्लान पॉलिसीज़ बनाएंगे, रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पता करेंगे कि अब जो हमने ये प्लान करा है हम आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये सब करके लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। थर्ड आ जाता है लोअर लेवल का जो है, ये इसके और भी नाम है, लोअर लेवल भी हो सकता है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, किसी भी नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, क्लर्क, फोरमैन एक्सेट्रा। तो ये नॉर्मल हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं लोअर लेवल में, हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं, हमारे क्लर्क्स होते हैं। देयर ऑथोरिटी इज़ लिमिटेड एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। ऑब्वियस बात है, इनके पास पावर्स कम होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये जो भी प्लान बने हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको परफॉर्म करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करवा के रखेंगे। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करवा के रखते हैं, जिससे सारे वर्कर्स अच्छे से काम करें। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। तो जो लोअर लेवल होता है वही जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वर्कर को, उनको सुनता है और जाके ऊपर वाले लेवलों को बताता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स वर्कर्स को आ रही हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये और भी अच्छे से और भी एफिशिएंट वर्क करके हमें दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, कि वहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशंस भी हों एम्प्लॉयज़ के लिए। ये नहीं कि 24 घंटे काम ही काम, जैसे 9 to 5 हो, या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी बोलने का मौका दिया जाता हो, उनसे रेस्पेक्ट से बात करी जाती हो, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमें इतना रेस्पेक्ट देती है, हमें घर वालों की तरह ट्रीट करती है, तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दे ऑल्सो मेंटेन द हेल्दी रिलेशन विद देयर एम्प्लॉयज़। उन्हें एक हेल्दी और अच्छा रिलेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर सुपरवाइजर्स या टॉप लेवल या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ से रूड तरीके से बात करेगी, बदतमीजी से बात करेगी, तो वो भी करेंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, वो काम में उतने ज़्यादा एफिशिएंट काम नहीं करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमें कुछ भाव देती नहीं है, सिर्फ पैसों का ही रिलेशन है, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। बट अगर हम उन्हें अच्छे से उनसे बात करेंगे, अच्छे से उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ करती है, तो हमें भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। अब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्वालिटी लोअर लेवल पे ही डिपेंड करती है। अगर अच्छा काम करेंगे तो गुड्स की क्वालिटी अच्छी आएगी। उनकी क्वांटिटी कि वो अगर हमारा टारगेट है कि 10 लाख सेल कंप्लीट करनी है, तो वो लोअर लेवल के ऊपर ही अगर वो अच्छे फास्ट प्रोडक्शन करेंगे तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। फिर हमारा वर्कर हमारे लिए लॉयल है कि नहीं, अगर हम उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं तो हमेशा हमारे लिए लॉयल होगा। बट अगर हम उनसे अच्छे रिलेशंस बना के नहीं रखते तो हमारे लिए लॉयल नहीं होगा। तो ये था हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आगे पर्टिकुलर एक फंक्शन पे एक चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आगे के चैप्टर्स बहुत। तो हम देखते हैं कि आखिर हम यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं इनके मीनिंग क्या है। प्लानिंग नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को एडवांस में सोच लेना। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू। एडवांस में सोच लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा। जैसे कि अभी जब हम 10th से 11th में आते हैं तो हम सोचते हैं ना, 10th में सोच लेते हैं हमें कॉमर्स लेनी है, हमें साइंस लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि अब मुझे फ्यूचर में ये बनना है। तो हमने एडवांस में सोच के प्लानिंग कर ली है उस चीज़ की। तो यही हमारे प्लानिंग होता है। ऐसे हम मैनेजमेंट में भी प्लानिंग करते हैं। सेकंड आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? हमने प्लान तो कर लिया, बट अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी,
है ना। अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मुझे कॉमर्स लेना है, 10th में मैंने प्लान कर लिया, बट अब मैं वो देखूंगी कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं कैसे कॉमर्स लूँ, किस स्कूल में, मुझे क्या पता मैं जिस स्कूल में करंट पढ़ रही हो उसमें कॉमर्स ना हो, मुझे स्कूल चेंज करना पड़े। तो वो हम प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। फिर आ जाता है स्टाफिंग। इट रिफर्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग एक्सेट्रा टू द एम्प्लॉयज़। अब मैंने प्लान तो कर लिया, और मतलब मैंने प्लान कर लिया, मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, सब चीज़ें सोच ली कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगी, बट अब मुझे लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए। अब मैंने सोच लिया कॉमर्स लेना है, इस स्कूल में लेना है, वैसे स्कूल के अंदर टीचर्स भी तो होने चाहिए, तो वो काम भी तो होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे तो स्टाफिंग के अंदर क्या होता है कि कैसे लोगों को रिक्रूट करें, लोगों को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे उनको अपॉइंट करें कि वो हमारे और कंपनी में आके काम करें। डायरेक्टिंग में अब हमने लोगों को अपॉइंट कर लिया, लोग आ गए हमारे कंपनी में काम करने। अब उनको टाइम टू टाइम डायरेक्शन देनी होगी कि ऐसे काम करो, उनको इंस्ट्रक्शन देने होंगे, उनको मोटिवेट करना होगा, तब जाके वो अच्छा काम करते हैं। लास्ट में कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है, इन दिस मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब मैं ये देखूंगी कंट्रोलिंग में कि मैंने जैसा प्लान किया था वैसा क्या हुआ भी। मैंने प्लान करा था अगर कि मुझे 10 लाख सेल कंप्लीट करनी है, तो अब मैंने सब फॉलो कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टाफिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी। अब मैं चेक करूँगी कि क्या 10 लाख सेल का जो मैंने गोल बनाया था वो मेरा अचीव हुआ। तो मैंने जो प्लान करा था अब मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। या मैंने जब कॉमर्स ली तो जब मैंने कॉमर्स में मैं आ गई, 11th पढ़ ली मैंने, तब मैं दिमाग लगाऊंगी कि यार मैंने उस टाइम जो सोचा था वो मैंने सही डिसीजन लिया, कॉमर्स क्या सच में मेरे लिए है या नहीं, क्या या फिर मैं साइंस ज़्यादा अच्छा कर सकती थी या मैं आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। तो यही है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही नॉर्मल सा है वर्ड है, जो हमें नाम से पता चलता है कि हमें लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करना है। अगर मैं हूँ और मेरे अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज़, और हमारे बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। मैं कुछ और कर रही हूँ, वो अपना कुछ और ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो यहाँ पे कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कोई अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जब हम एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम होता है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, अच्छे से प्रोडक्शन करेगा। अगर वो अच्छे से प्रोडक्शन करेगा तभी सेल हो पाएगी, वो सेल होगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले मार्केट को एनालाइज़ करूँगी और मैं पता लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं शूज़ बनाती हूँ मेरी कंपनी में, तो मैंने मार्केट में एनालाइज़ करा कि मेरे कितने कस्टमर हैं, 10,000 कस्टमर है। अब मैं 10,000 कस्टमर है तो 10,000 ही मेरे शूज़ खरीदेंगे। तो मैंने अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया कि मेरे पास 10,000 वो कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो 10,000 ही शूज़ बनाएगा। फिर क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। पर अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो कितने भी बना देता, क्या पता कम पड़ जाते और क्या पता ओवर यूज़ हो जाता हमारे रिसोर्सेज का, बेफालतू में रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाते। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको रट लो, इसका एक कीवर्ड बना सकते हो, कोई कीवर्ड बना लो और मतलब इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। 5 नाम तो रटे होने चाहिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जब हम मिक्स कर देते हैं और अच्छे से इन पाँचों को अच्छे से मिला के अच्छे से हम परफॉर्म करते हैं तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, अगर इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बट 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलके काम करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को भी अच्छा करता है हमारे। सेकेंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियस बात है, एक टास्क खत्म हुआ, वहाँ हमने कोऑर्डिनेशन करा, फिर हम दूसरा टास्क को हमें मिलेगा, उसमें फिर हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह सेम होना,
हर जगह सेम होना, यूनिवर्सल। कोऑर्डिनेशन तो हर जगह पाया जाता है, हमें नॉर्मल लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन रखना होता है, अपने रियल लाइफ में भी, मैनेजमेंट में भी, साइंस, आर्ट्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी चले जाओ दुनिया में कोऑर्डिनेशन तो होता ही होता है। डेलिब्रेट फंक्शन की कोऑर्डिनेशन में, डेलिब्रेट का मतलब होता है कि अपने पावर को किसी और को देना, कि मैंने क्या करा, मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मैंने उनको पावर दे दी कि हाँ चलो मेरी बिहाफ पे तुम डिसीज़न ले लो। तो यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, मेरे सर के ऊपर से एक बर्डन कम हो गया कि चलो ये एम्प्लॉय काम देख लेगा, बाकी के ऊपर कामों पे मैं फोकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम अपनी पावर को डेलीगेट कर सकें, अपनी पावर को किसी और को दे सकें। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 की आएगी, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बोर्ड है, 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, इनकी रिवीजन वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगी और फ्यूचर में इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ सब डिस्कस करेंगे। तो प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, अभी से स्टार्ट कर दो। और बिजनेस स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, तो अच्छे से प्रिपेयर